डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है ये रिएक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर देखेंगे, अफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल देखेंगे, अफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप देखेंगे और अफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट देखेंगे। सबसे पहले अगर आप गौर करें तो हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर सबसे पहले रिएक्टिविटी को अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने ये लिखा है, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क हैज़ बीन डन ऑन दिस सब्जेक्ट, मैनी स्मॉल फैक्ट्स हैव बीन एग्जामन, हाउएवर मच इज़ स्टिल पुअरली अंडरस्टूड। यानी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट्स को हमने इसको एग्जामिन किया, लेकिन बहुत ही कम थे जिनको हमने अंडरस्टैंड किया। एंड द रिजल्ट्स आर मेगर, यानी इसका मतलब है एनोमिलस हैं और गैर वाज़ेह हैं। इस सेक्शन के अंदर हम ट्राई करेंगे मुख्तलिफ अफेक्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए, रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ सॉल्वेंट एंड रिलेटेड टू द फैक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। अब सबसे पहले हम यहाँ पर अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें, जैसे कि मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन करने लगा हूँ, अफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर को रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑन द रिएक्टिविटी, ये बेसिकली मैकेनिज़्म के ऊपर डिपेंड करता है। यानी इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास है दो तरह के रिएक्शंस हैं, SN1 मैकेनिज़्म के साथ भी ऑपरेट हो रहे हैं और SN2 मैकेनिज़्म के साथ भी ऑपरेट हो रहे हैं। और सबस्ट्रेट जो है हमारे पास तीन किस्म के हैं, प्राइमरी सबस्ट्रेट भी हैं, सेकेंडरी भी हैं और टर्शरी भी हैं। जैसा कि आप लोगों ने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा कि जो प्राइमरी सबस्ट्रेट हैं वो SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, और इसी तरह जो टर्शरी सबस्ट्रेट हैं यानी अल्काइल हैलाइड से रिलेटेड वो SN1 रिएक्शन को फॉलो करते हैं, और जो सेकेंडरी सबस्ट्रेट हैं वो आमतौर पर SN1 और SN2 रिएक्शन को फॉलो करते हैं। अगर यहाँ पर आप देखें ब्रांचिंग, अब बेसिकली अल्फ़ा कार्बन पर जो ब्रांचिंग है या बीटा कार्बन पर जो ब्रांचिंग होती है वो आम तौर पर अफेक्ट करती है रिएक्शन के रेट को। जैसा कि अगर आप ये देखें, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये हमारे पास है बीटा कार्बन है। अब अल्फ़ा कार्बन के साथ भी ये ग्रुप अटैच है और बीटा कार्बन के साथ भी ये ग्रुप अटैच है। अगर अल्फ़ा कार्बन पर ग्रुप अटैच होगा या बीटा कार्बन पर ग्रुप अटैच होगा तो ये जो ग्रुप्स हैं ये स्टीरिक हिंड्रेंस का बायस बनेंगे, और जब ये स्टीरिक हिंड्रेंस का बायस बनेंगे तो ये रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करने का बायस बनेंगे। यानी ये SN2 मैकेनिज़्म के रेट को डिक्रीज़ करेंगे ये ग्रुप्स, चाहे वो अल्फ़ा कार्बन पर हो चाहे वो बीटा कार्बन पर हो, लेकिन SN1 मैकेनिज़्म के रेट को वो इंक्रीज़ करने का बायस बनेंगे। जैसे कि मैंने ये आपको बताया कि डिक्रीजेज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये SN2 रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करते हैं। लेकिन साथ ही मैंने ये लिख दिया बट फेवर्स द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, और SN1 रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, फेवर करते हैं। रीज़न क्या होती है, ड्यू टू बैक साइड स्ट्रेन। बैक साइड स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि बेसिकली जो बैक साइड से जो अटैक होता है वो मुश्किल होता जाता है अगर अल्फ़ा कार्बन या बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग मौजूद होंगी। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि अल्फ़ा कार्बन या बीटा कार्बन पर अगर ब्रांचिंग होती हैं तो बेसिकली ये SN1 रिएक्शन को फेवर करती हैं और SN2 रिएक्शन को ये फेवर नहीं करती। और फैक्टर इसके अंदर जो है वो स्टेरिक हिंड्रेंस का है। वो किसका है, स्टेरिक हिंड्रेंस का है। अब अगर दूसरे फैक्टर पर आ जाए जो मैंने आपको बताना है, यहाँ पर है अनसेचुरेशन एट अल्फ़ा कार्बन, यानी अल्फ़ा कार्बन पर अनसेचुरेशन है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने तीन तरह के सबस्ट्रेट लिए, ये विनाइलिक सबस्ट्रेट है, ये एसिटाइलिनिक सबस्ट्रेट है और ये अराइलिक सबस्ट्रेट है। जैसा कि यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, ये विनाइलिक सबस्ट्रेट है और ये एसिटाइलिनिक है और ये अराइलिक सबस्ट्रेट है। यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर भी अनसेचुरेशन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, इधर भी अनसेचुरेशन है, ये अल्फ़ा कार्बन है, इधर भी अनसेचुरेशन है। जब अल्फ़ा कार्बन पर अनसेचुरेशन होती है तो आम तौर पर ये जो अनसेचुरेशन है ये बेसिकली ये जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं, SN रिएक्शंस होते हैं, ये इनको फेवर नहीं करती। यानी ऑल आर अनरिएक्टिव टुवर्ड्स SN रिएक्शंस, यानी ये तमाम के तमाम जो है अनरिएक्टिव हो जाते हैं टुवर्ड्स SN रिएक्शन। उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी दो रीज़न्स होती हैं। पहली उसकी रीज़न सिंपल सी ये है कि ये दो फैक्टर्स होते हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। पहली इसकी रीज़न ये होती है कि ये जो कार्बन है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और ये वाला जो कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। जब कार्बन sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। जब कार्बन sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के इंक्रीज़ होने की वजह से ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है जो कि लिविंग ग्रुप ने अपने साथ लेकर जाना था, ठीक है, इसको इस इलेक्ट्रॉन पेयर की लिविंग ग्रुप के साथ लीव करने की एबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। और जब इस इलेक्ट्रॉन पेयर की लिविंग ग्रुप के साथ लीव करने की एबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है तो इसकी बेस पर हम ये कहते हैं कि ये जो हमारे पास विनाइलिक सबस्ट्रेट, एसिटाइलिनिक सबस्ट्रेट
या अराइलिक सबस्ट्रेट, ये SN2 रिएक्शन को फिर फॉलो, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप यहाँ पर गौर से देखें तो ये फैक्टर्स मैंने लिखे हैं, ड्यू टू द फॉलोइंग फैक्टर्स, यानी ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप कह सकते हैं ये SN रिएक्शन को फॉलो नहीं करता। ड्यू टू sp2 एंड sp हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। और दूसरे नंबर पे इफ़ द लीविंग ग्रुप कंटेन अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, अगर लीविंग ग्रुप के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है तो जो मॉलिक्यूल है ये इटसेल्फ स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, ये इटसेल्फ स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू। अब ये एग्जांपल की मदद से इसे मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये देखिए ये एक हमारे पास विनाइलिक सबस्ट्रेट है, ये हमारे पास लिविंग ग्रुप था, इसके पास ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इसने ये रेजोनेंस के थ्रू, ये रेजोनेंस का प्रोसेस ऑपरेट हुआ और जैसे ये रेजोनेंस का प्रोसेस ऑपरेट हुआ तो ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया, ये मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो गया। लेकिन याद रखें अगर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा हमारे पास लिविंग ग्रुप के पास, अगर मॉलिक्यूल स्टेबलाइज हो रहा है थ्रू रेजोनेंस, तो फर्दर जो है ये जो लिविंग ग्रुप के डिपार्ट करने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और फिर ये SN1 मैकेनिज़्म की तरफ रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। अब इसी तरह अब जैसा कि यहाँ पर बताया गया था, बट SN रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट एट विनाइलिक सबस्ट्रेट, यानी SN रिएक्शंस को कैरी आउट किया जा सकता है विनाइलिक सबस्ट्रेट के ऊपर। कब? इफ़ द इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप्स, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप इज़ अटैच्ड एट द बीटा कार्बन, अगर बीटा कार्बन पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को हम लगा दें। अब फॉर एग्जांपल ये देखें, ये हमारे पास अल्फ़ा कार्बन है और ये हमारे पास है बीटा कार्बन है, और ये हमारे पास जो Z है ये हमारे पास अब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप को लगा देते हैं तो SN रिएक्शंस को इसके ऊपर कैरी आउट किया जा सकता है। अब किस तरह? बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है ये बेसिकली स्टेबलाइज करने का बायस बनता है मॉलिक्यूल को। अब ये जो है ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था, इसने क्या किया, बीटा कार्बन से बेसिकली अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जाकर इसने अटैक किया और अपने साथ इसकी अटैचमेंट को डेवलप किया। अटैचमेंट को कैसे डेवलप किया? जब इसने अल्फ़ा कार्बन के ऊपर जाकर अटैक किया जिसके साथ ऑलरेडी जो है लिविंग ग्रुप अटैच था, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया। जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर बीटा कार्बन पर आया तो बीटा कार्बन पर ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप था इसने इस कार्बन की हेल्प की इसे नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने के लिए या नेगेटिव चार्ज को डीलोकलाइज करने के लिए, और फिर दोबारा इसके अंदर रेजोनेंस का फिनोमेना ऑपरेट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया और ये इधर लीव किया, और इस तरह हमारे पास है SN रिएक्शन जो है ये प्रोसीड हो गए विनाइलिक सबस्ट्रेट के अंदर। सिर्फ उसी केस में अगर हमारे पास बीटा कार्बन के साथ जो ग्रुप अटैच्ड हो वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग हो और वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की एबिलिटी रखे। अब तीसरा फैक्टर्स है यहाँ पर अनसेचुरेशन एट बीटा कार्बन, यानी जो अनसेचुरेशन है बीटा कार्बन पर। अब बात याद रखें, जब अनसेचुरेशन बीटा कार्बन पर होती है तो ये SN1 रिएक्शन को फेवर करती है। अब SN1 रिएक्शन को क्यों फेवर करती है? ड्यू टू द रेजोनेंस। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। और जो रेजोनेंस है ये स्टेबलाइज कर लेता है कार्बोनियम आयन को, जैसा कि ये एग्जांपल में रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखें, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब यहाँ पर जो अनसेचुरेशन है ये बीटा कार्बन पर है। अब जब अनसेचुरेशन बीटा कार्बन पर है तो ये जैसे ये लिविंग ग्रुप लीव करता है, जैसे यहाँ से ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा विद इलेक्ट्रॉन पेयर, तो यहाँ पर ये देखें इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये हमारे पास कार्बोनियम आयन बन जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये डीलोकलाइज हो जाएगा ओवर द इंटायर मॉलिक्यूल, ओवर द इंटायर आयन। ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आया, जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आता है तो ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि कार्बोनियम आयन जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है। और अनसेचुरेशन अगर बीटा कार्बन पर होगी तो वो SN1 रिएक्शन को फेवर करेगी। उसकी रीज़न क्या होगी? क्योंकि जो कार्बोनियम आयन है दिस इज स्टेबलाइज्ड ड्यू टू रेजोनेंस, ये स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये दूसरी एग्जांपल है। इसके अंदर अगर आप ये देखें, यहाँ पर ये अल्फ़ा कार्बन है और ये हमारे पास है बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन के ऊपर ये जो है अनसेचुरेशन मौजूद है। अब क्या होता है, जैसे ये अल्फ़ा कार्बन से लिविंग ग्रुप लीव करता है विद इलेक्ट्रॉन पेयर, तो ये हमारे पास है बेंजाइलिक जो है कार्बोनियम आयन बन जाता है। अब ये जो प्लस चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाता है ओवर द इंटायर बेंजीन थ्रू रेजोनेंस। ये देखिए इस तरफ आ गया और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर चला गया और इस तरह ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज हो जाता है। या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि जो अनसेचुरेशन है अगर वो बीटा कार्बन पर अवेलेबल होगी, अगर वो बीटा कार्बन पर अवेलेबल होगी, जैसे कि इस केस में या इस केस में, ये बेसिकली SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगी, SN2 रिएक्शन को ये प्रेफर
नहीं करती। अब दूसरी बात इसके अंदर आपने याद रखनी है, जैसा कि मैंने नीचे लिखा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये भी ऑपरेट होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये जो ऑपरेट होता है जब अनसैचुरेशन बीटा कार्बन पर होती है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जब ये अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो रेजोनेंस इफेक्ट के, तो फिर हम रेजोनेंस इफेक्ट को प्रेफर करते हैं, रेजोनेंस इफेक्ट को प्रेफर करते हैं। यानी ये तीसरा फैक्टर था हमारा, जिसके अंदर आपको ये बताया गया कि जो अनसैचुरेशन है जो बीटा कार्बन पर है ये बेसिकली क्या करती है, ये बेसिकली SN1 रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने का बायस बनती है और SN2 रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करने का बायस बनती है। अब फोर्थ फैक्टर जो हमारा है ये यहाँ पर है अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन है। अगर आप अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो ये देखें, ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ ये मैंने एक सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया जिसको Z से रिप्रेजेंट किया गया। अब जब हमने इसको Z से रिप्रेजेंट किया है तो इसका मतलब है ये जो Z है इसका जो अफेक्ट होगा, इसका जो करैक्टर होगा, ये बेसिकली इसको अफेक्ट करेगा और ये बताएगा, यही Z जो है डिसाइड करेगा कि बेसिकली रिएक्शन ने SN1 मैकेनिज़्म से प्रोसीड होना है या रिएक्शन ने SN2 मैकेनिज़्म से प्रोसीड होना है। अगर ये Z होगा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग तो ये मैकेनिज़्म SN2 को प्रेफर करेगा, और अगर ये Z होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग तो फिर ये SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा। अब जो Z है, अगर ये एल्कोक्साइड हो, ठीक है, अल्काइल सल्फाइड हो, ठीक है, ये सेकेंडरी अमाइन है एट्सेट्रा, अगर कोई भी इस तरह का हमारे पास ग्रुप आता है तो ये SN1 रिएक्शन को फेवर करेगा। रीज़न क्या होगी? बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड रेजोनेंस इन द SN1 मैकेनिज्म, क्योंकि इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। जैसा कि ये देखें, ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है फिर ये कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करने का बायस बनता है। जैसे कि ये देखें, ये एग्जांपल, इसके अंदर अगर आप ये गौर करें, ये अल्फ़ा कार्बन है, इसके साथ ये सब्स्टिट्यूएंट पूरा का पूरा अटैच है। अब अल्कोक्सी ग्रुप है, अब ये यहाँ पर इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब जैसे ही ये जो है लीविंग ग्रुप लीव करता है इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, ये जो कार्बोनियम आयन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस तरफ आ जाता है, और जब ये इस तरफ आ जाता है तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो जाता है, और कार्बोनियम आयन की इस तरह जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जैसे कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन जो है SN1 मैकेनिज़्म की तरफ जा रहा है, SN2 मैकेनिज़्म की तरफ वो प्रोसीड नहीं हो रहा। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह सकते हैं कि ये जो अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये SN1 और SN2 दोनों मैकेनिज़्म को फेवर करती है। SN2 मैकेनिज़्म को कब फेवर करती है? जब Z इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा, और SN1 मैकेनिज़्म को कब फेवर करती है? जब Z जो है ये सब्स्टिट्यूएंट या ये जो ग्रुप है जो कि अल्फ़ा कार्बन के साथ अटैच है ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा। यानी ये बेसिकली जो अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन है दोनों मैकेनिज़्म को प्रेफर करती है, लेकिन ये डिपेंड करता है Z की नेचर के ऊपर कि Z के इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है या इलेक्ट्रॉन डोनेट। अब बीटा सब्स्टिट्यूशन की हम बात कर लेते हैं। पांचवा जो फैक्टर है ये हमारे पास बीटा सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। अब ये बिल्कुल नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज़्म की तरह है। जैसे कि देखिए, अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। अब बीटा कार्बन के ऊपर ये मैंने ग्रुप अटैच कर दिया जिसको Z से रिप्रेजेंट किया। अब ये एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जिसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहिए। अब जब इसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो साफ ज़ाहिर है, एक तो ये नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज़्म को भी ऑपरेट कराएगा, और नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज़्म मैंने आपको बताया था उसके अंदर दो कंसेक्टिव SN2 मैकेनिज़्म ऑपरेट होते हैं। जब बीटा कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा और उसके पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर भी होगा तो ये SN2 मैकेनिज़्म को प्रेफर करेगा, SN1 मैकेनिज़्म को ये प्रेफर नहीं करेगा। यानी अब दोनों में ये डिफरेंस हमें नज़र आया, अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन में और बीटा सब्स्टिट्यूशन में। जो अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन है ये हमारे पास है बेसिकली दोनों तरह की रिएक्शन शो कर सकती है, SN1 भी और SN2 भी। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ Z के ऊपर। जबकि अगर हम बीटा सब्स्टिट्यूशन की बात करें, ठीक है, तो ये सिर्फ SN2 मैकेनिज़्म को प्रेफर करता है, SN1 मैकेनिज़्म को ये प्रेफर है। अब अगला फैक्टर जो है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। यानी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्राइंग विथड्राइंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब देखिए, अब मैंने ये एक एग्जांपल ले ली, इसके अंदर है ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है, ये बेंजाइलिक सबस्ट्रेट है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, और ये मैंने जो सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पर लगा दिया इसकी पैरा पोजीशन पर लगा दिया। अब इस पैरा पोजीशन पर लगाने की वजह से इसके दो तरह के इफेक्ट्स होने चाहिए, एक तो इसका स्टेरिक इफेक्ट और दूसरा इसका जो है आप कह सकते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। अगर यहाँ पर अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, अब स्टेरिक इफेक्ट इसका जो है आप कह सकते हैं अनइम्पोर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि ये जो Z ग्रुप है इससे काफ़ी ज़्यादा अवे है, तो जब ये काफ़ी ज़्यादा अवे है तो एक ही इफेक्ट होगा जो यहाँ पर ऑपरेट होगा,
वो होगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो होता है Z का वो इम्पोर्टेंट है। अब ये Z की भी नेचर दो तरह की होगी। अगर Z जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा तो ये बेसिकली SN1 के रेट को डिक्रीज़ करने का बायस बनेगा, और अगर Z जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो ये SN1 रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने का बायस बनेगा। जैसा कि यहाँ पे भी इसको शो किया गया कि इफ़ Z इज़ इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग, अगर Z इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होगा इट डिक्रीजेज द SN1 रेट, और दूसरे नंबर पे इफ़ Z इज़ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इट डिक्रीजेज द SN2 रेट। यानी इन दोनों को आप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के लिहाज से इंडिकेट कर सकते हैं कि Z अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन है विथड्राइंग होगा तो SN1 रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होगा, SN2 रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ होगा, और अगर Z जो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो ये SN2 के रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करेगा लेकिन SN1 रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करेगा। अब नेक्स्ट फैक्टर हमारा जो है इसके अंदर ये साइक्लिक सबस्ट्रेट है, ये फैक्टर नंबर 7 है। इसके अंदर अगर आप ये देखते हैं ये एक साइक्लिक सबस्ट्रेट है और ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये मैंने इसके साथ यहाँ पर अटैच कर दिया। अब ये 3 मेंबर रिंग है और आपको पता है कि 3 मेंबर रिंग हाईली अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू इंडक्टिव स्ट्रेन। ठीक है, इंडक्टिव स्ट्रेन की वजह से तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरा इधर शिफ्ट हो जाएगा जो इन 2 कार्बन के दरमियान है, और ये लिविंग ग्रुप जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ लीव कर जाएगा, और ये हमारे पास है जैसा कि अलाइलिक टाइप जो है कार्बोनियम आयन बन जाएगा। अब ये जो अलाइलिक टाइप कार्बोनियम आयन है ये भी स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, ये भी स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस, और ये लिविंग ग्रुप जो है ये लीव कर जाता है। अब ये जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा इसके ऊपर, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये जब इसके साथ आके अटैच हो जाएगा, यानी इसका मतलब ये है कि जो साइक्लिक सबस्ट्रेट है अगर रिंग का साइज़ होगा स्मॉल तो वो SN1 मैकेनिज़्म को प्रेफर करेंगे, SN2 मैकेनिज़्म को प्रेफर नहीं करेंगे। यानी इसका मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया ड्यू टू इंडक्टिव स्ट्रेन SN1 मैकेनिज़्म इज़ प्रेफर, SN1 मैकेनिज़्म जो है यहाँ पर प्रेफर हो जाता है। इसके बाद ब्रिज हेड्स हैं, यानी ब्रिज हेड कंपाउंड मैंने आपको पहले भी बताए थे कि SN रिएक्शन नेवर पॉसिबल आर एक्सट्रीमली स्लो, यानी जो SN रिएक्शंस होते हैं वो ब्रिज हेड कंपाउंड के ऊपर पॉसिबल ही नहीं होते हैं। और आखिरी फैक्टर जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है, फैक्टर नंबर 9। ये जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ऑन द टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट, टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट के ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा टेट्राहेड्रल सबस्ट्रेट के ऊपर तो ये रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने का बायस बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो वो रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करने का बायस है। ये तो वो हमारे पास तमाम फैक्टर्स थे जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे इससे रिलेटेड, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर से रिलेटेड, जो कि रिएक्टिविटी को डील करते हैं। अब मैं बुक से आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। अगर यहाँ पर आप ये टेबल देखें, टेबल नंबर 1 के ऊपर लिखा हुआ है एवरेज रिलेटिव रेट SN2 रेट। ठीक है जी, SN2 रेट्स हैं, ठीक है, और कुछ अल्काइल सबस्ट्रेट से रिलेटेड है। अगर यहाँ पर आप गौर करें तो यहाँ पर है सबसे पहले उन्होंने ये मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट किया, यहाँ पर इसका रिलेटिव रेट 30 था, और बेंजाइल का जो है ये 120 है, ये इथाइल का जो है ये 1 है, ये प्रोपाइल का 0.4 है, और ब्यूटाइल का भी 0.4 है, और आइसोप्रोपाइल का जो है मज़ीद रेट डिक्रीज़ हो गया। अब ये जो टेबल है ये बेसिकली इंडिकेट कर रहा है SN2 रिएक्शन के रेट को। इससे हमें ये पता चलता है कि जैसे जैसे अल्फ़ा कार्बन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन इंक्रीज़ हो रही है, जैसे कि मिथाइल है कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच है, इथाइल है 2 हाइड्रोजन अटैच है और 1 मिथाइल ग्रुप अटैच है, आइसोप्रोपाइल है 2 मिथाइल ग्रुप कार्बन के साथ अटैच है। तो जैसे जैसे आप कह सकते हैं क्राउडिंग हो रही है अल्फ़ा कार्बन के ऊपर SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ हो रहा है, SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ हो रहा है। और जैसा कि मैंने पहले फैक्टर में आपको बताया था यहाँ पे जैसे कि शो किया गया है कि ब्रांचिंग एट अल्फ़ा कार्बन, ब्रांचिंग जो है अल्फ़ा या बीटा कार्बन पर अगर होगी तो वो सबस्ट्रेट के आप कह सकते हैं SN2 रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करने का बायस बनेगी और SN1 के रिएक्शन के रेट को इंक्रीज़ करने का बायस बनेगी। अब उसकी रीज़न क्या होती है, उसकी एक रीज़न उन्होंने ये बताई, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बढ़ती है SN2 रिएक्शन में जिसके अंदर ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाता है। अब ये देखिए ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है और ये यहाँ पर लीविंग ग्रुप है। अब अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप जो है दे आर, जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है ये अप्रोच कर रहा है इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को और लीविंग ग्रुप जो है वो लीव करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पर असल में जो अटैच्ड ग्रुप होंगे अगर इनका साइज़ होगा स्मॉल तो इसको अटैक करने में होगी आसानी और इसको भी लीव करने में होगी आसानी। तो लेकिन अगर यहाँ पर उनका साइज़ होता जाएगा इंक्रीज़, यानी अगर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी अल्फ़ा कार्बन के ऊपर तो साफ ज़ाहिर है बल्कि ग्रुप होने की वजह से स्टीरिक हिंड्रेंस इंक्रीज़ हो जाएगी और इस स्टीरिक हिंड्रेंस के इंक्रीज़ होने की वजह से
वाई जो है वो इजीली अल्फ़ा कार्बन पर अटैक नहीं कर सकेगा, और जिसकी वजह से इस रिएक्शन की फिर मजबूरी बन जाएगी या इस सबस्ट्रेट की कि फिर वो SN1 मैकेनिज़्म के ज़रिए ही ऑपरेट हो, SN2 मैकेनिज़्म के ज़रिए फिर ये ऑपरेट है ना। अब ये जो नेक्स्ट टेबल है इसके अंदर जो रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वलाइसिस ऑफ अल्काइल ब्रोमाइड इन द टू सॉल्वेंट्स, अब यहाँ पर इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट को इंडिकेट किया गया है। इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट को अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ये देखिए, ये मिथाइल ब्रोमाइड है, ये हमारे पास ये इथाइल ब्रोमाइड है, ये आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड है, और ये टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। अब यहाँ पर एथेनॉल को सॉल्वेंट लिया है और वाटर को सॉल्वेंट लिया है। अगर यहाँ पर रिएक्शन के रेट को कंपेयर करें तो यहाँ पर मिथाइल ब्रोमाइड का 60% एथेनॉल के अंदर 2.08 रिएक्शन का रेट है, और ये है 1.05। यानी इसका मतलब ये है कि अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं, अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी को इंक्रीज़ करते हैं तो SN2 का रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होता है, SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होता है, और अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी को डिक्रीज़ करते हैं तो SN2 रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब इसी के अंदर ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ है जो कि मैंने आपको इसके अंदर बैक साइड स्ट्रेन से रिलेटेड बात बताई थी, तो बैक साइड स्ट्रेन का मतलब ये होता है कि बेसिकली अगर अल्फ़ा कार्बन या बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग होगी, अगर अल्फ़ा कार्बन या बीटा कार्बन पर ब्रांचिंग होगी तो इसके नतीजे में बैक साइड स्ट्रेन जो है ये भी ऑपरेट होगी। बैक साइड स्ट्रेन का मतलब ये है कि स्टीरिक फैक्टर ऑपरेट होगा, और जब स्टीरिक फैक्टर ऑपरेट होगा तो SN2 रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होगा और SN1 रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब इसी तरह अगर यहाँ पर आप देखें, जैसा कि इन्होंने ये सम अप करके लिखा हुआ है, टू सम अप द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सबस्ट्रेट जनरली रिएक्ट बाय SN2 मैकेनिज्म, यानी प्राइमरी और सेकेंडरी सबस्ट्रेट SN2 मैकेनिज्म के साथ रिएक्ट करते हैं, एंड टर्शियरी सबस्ट्रेट बाय SN1 मैकेनिज्म, और जो टर्शियरी सबस्ट्रेट है वो SN1 मैकेनिज्म के साथ ऑपरेट करते हैं। अब इसी तरह ये मैंने आपको बताया था अनसैचुरेशन एट अल्फ़ा कार्बन, इसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बना के बताया विनाइलिक का भी, एसिटाइलिनिक का भी और अराइलिक सबस्ट्रेट का भी, और इसके अंदर मैंने आपको ये बता दिया चाहे विनाइलिक सबस्ट्रेट हो, चाहे एसिटाइलिनिक सबस्ट्रेट हो, और चाहे अराइलिक सबस्ट्रेट हो, ये ना तो SN1 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं और ना ही ये SN2 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। उसकी रीज़न मैंने आपको बता दी थी, चाहे विनाइलिक हो, चाहे एसिटाइलिनिक हो, चाहे अराइलिक हो, इनके अंदर जो कार्बन है विनाइलिक में ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, और इधर भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। नेचर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर अहम किरदार अदा करती है, क्योंकि बेसिकली जब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा या sp हाइब्रिडाइज्ड होगा तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू के इंक्रीज़ होने की वजह से वो जो कार्बन है जिसके साथ लिविंग ग्रुप अटैच है, ठीक है, वो जो लिविंग ग्रुप है फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को लेके जाने की एबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो जिसकी बेस पर हम ये कहते हैं अगर विनाइलिक, एसिटाइलिनिक या अराइलिक सबस्ट्रेट होंगे तो उसके अंदर SN1 और SN2 दोनों का रिएक्शन का रेट जो है वो ग्रेटली स्लो हो जाएगा, वो ग्रेटली स्लो। फिर मैंने आपको एक और बात यहाँ पर समझाई थी इसी के अंदर कि बेसिकली विनाइलिक, अराइलिक और अलाइलिक सबस्ट्रेट जो हैं ये SN रिएक्शन को फॉलो नहीं करते, लेकिन अगर ये देखें ये हमारे पास लिविंग ग्रुप है, इसके पास ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, अगर लिविंग ग्रुप के पास अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा तो ये SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेंगे, SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेंगे क्योंकि मालिक्यूल जो है वो स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू रेजोनेंस। ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाए और ये इस तरह शिफ्ट हो जाए और फिर ये इसको लीव कर जाए, और फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो है अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल अपनी मर्जी से इस कार्बन के ऊपर अटैक कर सके। और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल इसके अंदर ये समझाई थी कि बेसिकली ये विनाइलिक सबस्ट्रेट है, अब यहाँ पर ये Z हमने इसके साथ अटैच कर दिया। ये जो Z है अब इसकी जो नेचर है ये बेसिकली इंडिकेट करेगी कि ये जो है किस तरह का रिएक्शन ये प्रोसीड कराने की एबिलिटी रखता है कि अगर Z हमारे पास यहाँ पर आप देखें जैसा कि ये ऊपर लिखा हुआ है, मैंने आपको बताया भी था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑफन बी कैरिड आउट ऑन अ सबस्ट्रेट, ठीक है, और जैसे कि बताया ये टाइप बता दी वेयर Z इज़ इलेक्ट्रॉन विड्राइंग, यहाँ पर Z जो है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है सच एज, ठीक है, Hc डबल बॉन्ड हो, Rc डबल बॉन्ड हो, ठीक है, COOET है, और ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अब वो कहते हैं कि ये जो बेसिकली Z जो है कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज़ कर देता है, और जब Z कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज़ कर देता है तो इसके नतीजे में ये भी SN मैकेनिज़्म के तहत रिएक्शन प्रोसीड हो जाते हैं। अब जैसा कि ये देखिए ये सबस्ट्रेट है, ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है, इसने इस कार्बन के ऊपर अटैक किया, ये इसने बॉन्ड बना लिया, और ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर था ये इधर शिफ्ट हो गया। जब ये इधर शिफ्ट हुआ, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होगा तो ये इसे नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज़ करने की एबिलिटी रखता है, और अगले स्टेप के अंदर जो है जैसे ये दोबारा प्रोसीड होता है
और ये एक्स लीव कर जाता है और ये रिएक्शन प्रोसीड हो जाता है। यानी कहने का मकसद ये है कि जो अनसेचुरेशन है अल्फ़ा कार्बन के ऊपर, चाहे वो विनाइलिक सबस्ट्रेट से रिलेटेड हो, अलाइलिक सबस्ट्रेट से रिलेटेड हो, एसिटाइलिनिक सबस्ट्रेट से रिलेटेड हो या अराइलिक सबस्ट्रेट से रिलेटेड हो, वो SN1 और SN2 दोनों रिएक्शन को प्रेफर नहीं करती, लेकिन उसी सूरत में प्रेफर करती है जब आप बीटा कार्बन के साथ कोई ऐसा ग्रुप लगा देते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग होता है तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की एबिलिटी रखता है और इस तरह रिएक्शन को SN मैकेनिज्म के साथ ऑपरेट करा देता है। इसी तरह मैंने आपको नेक्स्ट पॉइंट जो है ये अनसेचुरेशन एट बीटा कार्बन से रिलेटेड बताया। इसके अंदर अगर आप ये एग्जांपल देखें, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, ये यहाँ पर अनसेचुरेशन मौजूद है। अगर ये अनसेचुरेशन मौजूद है तो ये जो अनसेचुरेशन है ये हेल्प करती है कार्बोनियम आयन को स्टेबलाइज करने में। अब यहाँ पर देखें, ये बेसिकली इसने लीव कर गया लीविंग ग्रुप, ये कार्बोनियम आयन बन गया। जैसे ये कार्बोनियम आयन बना तो ये स्टेबलाइज होगा ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरी एग्जांपल अगर देखें, ये हमारे पास बेंजाइलिक एलाइड की थी, इसके अंदर ये कार्बोनियम आयन बना और ये कार्बोनियम आयन भी उसी तरह स्टेबलाइज हो गया ड्यू टू रेजोनेंस। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हमारे पास अनसेचुरेशन बीटा कार्बन पर हो, अगर अनसेचुरेशन हमारे पास है बीटा कार्बन पर हो, तो ये जो अनसेचुरेशन है SN1 मैकेनिज्म को प्रेफर करती है। और SN1 मैकेनिज्म को क्यों प्रेफर करती है? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो डीलोकलाइज हो जाता है ओवर द इंटायर सबस्ट्रेट ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये जो बात थी ये बीटा कार्बन से रिलेटेड थी कि अगर अनसेचुरेशन बीटा कार्बन पर होगी, अगर अनसेचुरेशन बीटा कार्बन पर होगी तो ये बेसिकली SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा, SN1 रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। अब इसके बाद फोर्थ फैक्टर जो मैंने आपको डिस्कस कराया इसके अंदर, ये अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड था। अब ये देखें, ये अल्फ़ा सब्स्टिट्यूशन है। अगर ये अल्फ़ा कार्बन है, इस अल्फ़ा कार्बन के साथ ये सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, इसके पास ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर ये अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास होगा तो ये SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा, क्योंकि ये कार्बोनियम आयन बन गया और ये कार्बोनियम आयन फिर स्टेबलाइज हो गया ड्यू टू रेजोनेंस से। लेकिन ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है इसके अंदर ऑक्सीजन का इंडक्टिव फैक्ट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग है, लेकिन इसका रेजोनेंस फैक्ट इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है। जब दोनों फैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो फिर जो रेजोनेंस फैक्ट है उसको प्रेफर किया जाता है ओवर द इंडक्टिव फैक्ट। फिर मैंने फिफ्थ फैक्टर आपको डिस्कस कराया था बीटा सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। तो जब बीटा सब्स्टिट्यूशन की हमने बात की थी तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो बीटा सब्स्टिट्यूशन होती है, जैसे कि ये एग्जांपल उन्होंने शो की है। अब इस एग्जांपल को अगर आप गौर से देखें तो हमें ये पता चलता है इस एग्जांपल के अंदर ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है और इसके साथ ये ग्रुप अटैच है। ठीक है, जैसा कि नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म ऑपरेट हुआ था। अब मैंने आपको बताया था Z जो है ये कोई भी ग्रुप हो सकता है, जैसा कि हमने पहले आप लोग को ये डिस्कस करा दिया है, जैसे कि ये हेलोजन भी हो सकता है, ये फिनाइल ग्रुप भी हो सकता है। SN1 रेट इसके अंदर लोअर होते हैं। वो लोअर क्यों होते हैं? ठीक है, उसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म ऑपरेट हो जाता है, और जब नेबरिंग ग्रुप मैकेनिज्म ऑपरेट होता है तो इसके नतीजे में ये बेसिकली SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है रेदर देन SN1 मैकेनिज्म। अगला जो फैक्ट था फैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड विथड्राइंग ग्रुप्स था। तो ये देखें, ये Z जो है इसके मैंने पैरेलल लगा दिया पैरा पोजीशन पर, ये हमारे पास बेंजाइलिक सबस्ट्रेट था। अब ये जो Z है इसकी नेचर बताएगी कि बेसिकली इसने SN1 रिएक्शन को प्रेफर करना है या SN2 रिएक्शन को प्रेफर करना है। स्टीरिक इफेक्ट यहाँ पर मिनिमम है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि Z जो है ये काफ़ी ज़्यादा अवे है, ये काफ़ी ज़्यादा अवे है। SN1 रिएक्शन के अंदर जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप Z जो है वो डिक्रीज़ करता है रेट को, यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा तो रिएक्शन का रेट डिक्रीज़ होगा, और अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा तो रिएक्शन का रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसी तरह मैंने आपको फिर साइक्लिक सबस्ट्रेट के बारे में बताया। अब अगर साइक्लिक सबस्ट्रेट की हम बात करें तो हमें ये पता चलता है कि ये मैंने आपको एग्जांपल डिस्कस कराई। ये देखें, ये साइक्लोप्रोपेन है, इसके साथ ये लिविंग ग्रुप अटैच है। इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि बेसिकली इंडक्टिव स्ट्रेन है, इंडक्टिव स्ट्रेन का प्रोसेस ऑपरेट होता है, यानी अगर रिंग का साइज़ होगा स्मॉल तो इंडक्टिव स्ट्रेन का प्रोसेस ऑपरेट होगा, ये रिंग जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, ये लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा विद इलेक्ट्रॉन पेयर और ये कार्बोनियम आयन बन जाएगा, और ये कार्बोनियम आयन भी उसी तरह स्टेबलाइज हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस, और फिर ये अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर आकर अटैक करेगा और ये नया बॉन्ड बना लेगा। यानी अगर हमारे पास साइक्लिक सबस्ट्रेट है और 3 या 4 मेंबर रिंग है, उसके अंदर इंडक्टिव स्ट्रेन ज़्यादा होती है, वो SN1 रिएक्शन को प्रेफर करेगा, SN2 रिएक्शन को प्रेफर नहीं करेगा। फिर मैंने आपको बताया था ब्रिज्ड हेड से रिलेटेड कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है
एट द ब्रिज्ड हेड आर इम्पॉसिबल आर वेरी स्लो, यानी एक तो ये इम्पॉसिबल होती हैं या इंतहाई स्लो होती हैं। इसी तरह देखें ये एक फैक्टर रह गया था ड्यूटियम सबस्ट्रेट से रिलेटेड। अब ये देखें ये जो ड्यूटियम सब्स्टिट्यूशन है अल्फ़ा एंड बीटा सेकेंडरी आइसोटोप इफेक्ट, ठीक है। अब वो कहते हैं अफेक्ट द रेट इन वेरियस वेज, यानी ये डिफरेंट वे से अफेक्ट करता है, यानी इसका कोई अफेक्ट जो है इतना ज़्यादा कंस्टेबल नहीं है। और आखिरी फैक्टर जो मैंने आपको डिस्कस कराया था ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था ऑन द टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म। अब वो कहते हैं फॉर सबस्ट्रेट विच रिएक्ट बाय द टेट्राहेड्रल मैकेनिज्म इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेज द रेट एंड इलेक्ट्रॉन यूनिटिंग ग्रुप डिक्रीजेज द रेट। तो ये डियर स्टूडेंट्स ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जो आज के लेक्चर से रिलेटेड थे, जो कि आप लोगों ने रिएक्टिविटी से रिलेटेड है ये पढ़ने हैं।